तो इंश्योरेंस महाकुंभ की यह लगातार अब कवरेज जारी है और अब हम एक ऐसे मुकाम, एक ऐसे सेगमेंट पे आ गए हैं जहां पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है, और ये सिर्फ आपसे नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे आपके बच्चे हो या आपके माता पिता हो, सबको एक चीज़ तो कॉमनली चाहिए, वो है हेल्थ इंश्योरेंस का कवर। तो इसलिए अगला 1 घंटा मैं और मेरे सहयोगी अनुराग, हम दोनों आपके साथ रहेंगे। मेहमानों का पूरा जमघट है, आपको मालूम है महाकुंभ चल रहा है, तो एक पैनल तो अभी खत्म हुआ, दूसरा पैनल आपके सामने फिर से तैयार है और उन सबसे परिचय भी होगा आपका, और साथ ही साथ आपके मन में जो क्वेश्चन चल रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर, उन सब के जवाब अगले 1 घंटे में हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। और एक और बात, आप और हम एक ही मंच पर हैं जब हेल्थ इंश्योरेंस में हम आते हैं, तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे और जो हमारे क्वेश्चंस होंगे हो सकता है कॉमन ही हो, और मेहमान भी को बहुत खूबसूरती से जानते हैं उनका जवाब कैसे देना है। इसलिए इस 1 घंटा का बखूबी इस्तेमाल कीजिए। आप किसी की बीमा लेके बैठे हैं, लेना चाहते हैं, ले रखी है, लेने का मन बना रखा है, कॉर्पोरेट है, हेल्थ है, जैसे भी आपके पास है, तो सब कुछ के सारे जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। छोटे से कुछ फैक्चुअल डाटा मैं आपको रख देता हूँ, अगर आप इस चीज़ से अवगत हैं तो। हेल्थ इंश्योरेंस मोटा मोटी हम एक ही चीज़ जानते हैं उसके बारे में कि अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए, और दूसरा अगर हमको कभी कुछ हो जाए, खुदा न खास्ता हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाए, तो उस बीमा का हम इस्तेमाल कर पाएँ, अपने ऊपर लोड ना आए खर्चों का, अपनी सेहत के बारे में अच्छे से हम सोच पाएँ। हर छोटी मोटी चीज़ अगर कोई डॉक्टर हमसे कहता है तो उसके खर्चों के बारे में हम ना सोचते हुए पहले अपनी सेहत के बारे में सोचें। ये गारंटी, जैसे मोदी जी की गारंटी है ना, तो ऐसे ये गारंटी आपको कुल मिला के थोड़ा हेल्थ इंश्योरेंस देता है। कुछ मैं फैक्चुअल डाटा के हिसाब से मैं बात रखना चाह रहा था आपसे, क्योंकि अनुराग ने मेरे साथ ये शेयर किए हैं कि नॉन लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन भारत में अभी हम 15वें स्थान पर है, यानी कि भारत की सूची 15 पायदान पर है, जबकि और कंट्रीज से कहीं आगे हैं। और मैं अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस के हिसाब से देखूं तो हम अभी भी 9वें स्थान पर हैं, और कई कंट्रीज इसमें बहुत आगे हैं। क्या इसके पीछे अवेयरनेस है कारण? क्या इसके पीछे हमारा सुस्तपन है या आलस है, या इसके पीछे कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है? क्या इसके पीछे जो हम बार बार सुनते हैं कि कुछ हॉस्पिटल्स ज़्यादा बिल बना रहे हैं, ये है? या फिर एक मन में भय होता है कि मैंने तो हेल्थ इंश्योरेंस ले ली, अब भगवान ना करे मेरे साथ कुछ 19-20 हो गया तो भाई मैं तो दिक्कत में आ जाऊंगा, ये वहम भी है। तो बहुत सारी चीज़ों का एक साथ जवाब देने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। मेरे पास अपने ऐसे सवाल हैं जो बिल्कुल आपसे जुड़े हुए हैं, और अनुराग मेरे सहयोगी हैं जो इंश्योरेंस ही कवर करते हैं। आपने कई बार टेलीविज़न में बेहतरीन स्टोरीज ब्रेक करते हुए अनुराग को देखा होगा, और मैं ये कहता हूँ अगर बीमा जरूरी है ना, तो बीमा से जुड़ी हुई खबर के लिए अनुराग जरूरी है। बिना अनुराग के बीमा की खबर आ नहीं सकती। अनुराग जी ठीक बोल रहा हूँ? देखिए, मकसद यही है कि बीमा से जुड़ी हुई ज़्यादा से ज़्यादा जो जानकारी है वो लोगों तक पहुंचाई जाए, और इसी के लिए इंश्योरेंस महाकुंभ का आयोजन किया गया है, जहां पर इंश्योरेंस से जुड़े हुए तमाम जो सवाल है उसको सुलझाने की कोशिश करेगी। और ये जो हमारा सेगमेंट है हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ, जिसको हमने नाम दिया है सेहत से है सब कुछ, और इसमें एक बड़ा पैनल है हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, जो एक्सपर्ट्स है हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े हुए। सबसे पहले शशिधर नायर सर है जो जनरल इंश्योरेंस काउंसिल से है, वो हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। उसके साथ में मयंक बतवाल सर है जो MD एंड CEO है आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के लिए। आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। इसके बाद चेन्नई से ऑल द वे हमारे लिए आए हैं इस महाकुंभ के लिए अमिताभ जैन सर, COO है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के, ये भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। इसके अलावा जो देश की सबसे बड़ी कंपनी है न्यू इंडिया एश्योरेंस, उनकी CMD नीरजा कपूर मैडम हमारे साथ जुड़ी हुई है। इसके अलावा मालती जायसवाल मैडम है सीनियर कंसल्टेंट वर्ल्ड बैंक की, वो भी हमारे साथ जुड़ी हैं। और इसके अलावा बाबतोष मिश्रा जी हैं डायरेक्टर नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए। तो तमाम एक्सपर्ट्स आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जो अगले 1 घंटे तक हमारे साथ बने रहेंगे, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस किस तरह से बदल रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस में क्या चीजें जो है चेंज हो रही है, तमाम तरह की जो बातें हैं वो की जाएगी। और सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा न्यू इंडिया एश्योरेंस की जो CMD है नीरजा कपूर मैडम, उनसे ही शुरुआत करूंगा। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमको वक्त दिया। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा मैडम, जो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर हमने ये आयोजन किया है
महाकुंभ का, तो जो इंश्योरेंस सेक्टर में ग्रोथ दिख रही है, आपको क्या लगता है फ्यूचर में भी ये ग्रोथ बनी रहेगी, इसी तरह का मोमेंटम बना रहेगा? भारत के इंश्योरेंस सेक्टर में अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 4-5 सालों से CAGR है जो कंपाउंड एवरेज ग्रोथ रेट है 15 से 17% का चल रहा है। तो अभी हाल ही में इस फाइनेंशियल ईयर की जो कंप्लीशन है, इट इज एक्सपेक्टेड कि सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का जो कंबाइंड फिगर होगा, प्रीमियम फिगर, इट वुड हैव क्रॉस्ड 3 लाख करोड़, दैट्स अबाउट $35 बिलियन। तो ये ग्रोथ जारी रहेगी क्योंकि बहुत सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट भी ले रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रेगुलेटर भी ले रहे हैं बहुत सारे इनिशिएटिव्स टू मेक श्योर दैट इंश्योरेंस फॉर ऑल इज देयर बाय 2047। तो ये ग्रोथ जारी रहेगी एंड उम्मीद है कि जनरल इंश्योरेंस सेक्टर बहुत बढ़ाई करेगी। मेन सेक्टर्स जहां पे ग्रोथ हम देख रहे हैं वो है हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर और मोटर इंश्योरेंस सेक्टर, और आशा है कि आगे वाले दिनों में भी ये दोनों सेक्टर्स में ज्यादा बढ़ोतरी होगी। थैंक यू मैम। मैम, ये जो हमने पूरा जब महाकुंभ का मैं प्लानिंग कर रहे थे तो मैंने यही सोचा कि क्यों ना एक पार्क में जाया जाए और वहाँ से लोगों से समझा जाए कि हेल्थ इंश्योरेंस को लेके कितनी अवेयरनेस है, हेल्थ इंश्योरेंस को लेके लोग क्या मानते हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है। तो कुछ पार्क के अंदर जो लोग थे, मॉर्निंग वॉकर्स, जॉगिंग करने आए वगैरह, उनका क्या मानना है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़ा हुआ, वो आपको सुनाते हैं। इंश्योरेंस तो 100% कंपलसरी होना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज फॉर either it is a pre-COVID or post-COVID, insurance should be available with each and every individual as per whatever their income group category is that. So it should be, it is a compulsory requirement for everything. At least health insurance is the must requirement for everybody. चाहे कोई भी छोटा मोटा सर्जरी हो या कोई भी छोटा मोटा कोई ऐसा आपका डिसीज हो जो हेल्थ इंश्योरेंस में कवर हो जाता है, तो उसका बेनिफिट तो 100% पूरा फैमिली को मिलता ही है। और ताकि आपको अननेसेसरी इमरजेंसी में टाइम पे आपको कोई बर्डन, एक्स्ट्रा बर्डन ना आए आपके ऊपर। हेल्थ इंश्योरेंस, आई थिंक इट्स लाइक नॉट जस्ट एन ऑप्शन बट इट्स अ नेसेसिटी in today's situation. Like health expenses are so much that one can't easily afford, right? So it's a must to have. I mean, you can't just avoid it. आई थिंक हेल्थ इंश्योरेंस सबको लेना चाहिए, वो आपकी पूरी फैमिली को सपोर्ट करता है, क्योंकि जब किसी को प्रॉब्लम आती है तो वही हेल्थ इंश्योरेंस से आप जितना भी पैसा आपका जो सेविंग रहता है वो आप अपना पैसा ना लगा के हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू क्लेम कर सकते हैं। तो आजकल हमारे देश में सारी अच्छी कंपनियां हैं इंश्योरेंस की कंपनी में, बट मेरे को लगता है पूरे इंडिया में सबका हेल्थ इंश्योरेंस एटलीस्ट 3 से 5 लाख का होना चाहिए फैमिली का, मिनिमम। Health insurance definitely is beneficial. There is a myth with most of the people that it should be bought only after you cross a particular age. But my experience has been that health insurance or any type of insurance, even if it is a term insurance, should be taken in the early stage of life only. So that, see, health insurance के साथ premium change होता रहता है, but you never know कब आपको requirement आता है. And when that requirement comes, then many times we are not, I think we are not covered or we are not prepared to handle those sort of upfront payments. So क्योंकि already आपकी life में बहुत सारे और आपको expenses plan करने होते हैं. And if any medical emergency comes, then that comes out of a surprise. So it is always better to have a health insurance very much upfront in your career. ये आपने ना लोगों का मोटा मोटी मूड चेक किया है हमने कि वो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपने सारी बात को गौर से सुना होगा ना, तो एक बात उन्होंने ये बात कही कि हेल्थ इंश्योरेंस की बहुत सख्त ज़रूरत है, होनी ही चाहिए और होने में थोड़ा सा फ़र्क है, इसलिए होनी ही चाहिए। होने में का जो गैप है उसको फिल करने के लिए महाकुंभ है और कुछ नहीं है। खैर, निर्जा मैम हमारे साथ बनी हुई है। निर्जा मैम, एक चीज़ मेरे को आपसे और पता करनी थी, ये जो कोविड के बाद हेल्थ इंश्योरेंस है उसको एक बड़ा बूस्ट मिला है। हर किसी का ना एक ट्रिगर पॉइंट होता है, तो मेरे को लगता है कोविड भी एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट था। लोगों में अवेयरनेस कोविड ने दी बजाय हमारी एजुकेशन की, लेकिन अभी ये आपको लगता है कि आगे कंटिन्यू करेगा इंश्योरेंस का, कितना महत्व बन गया और कितने स्पीड से आगे जाएगा?
कोविड के बाद लोगों की जानकारी जो हेल्थ इंश्योरेंस की है वो बहुत इंक्रीज हुई है ऑब्वियसली, क्योंकि काफी लोगों को इसमें दे वर अफेक्टेड बाय द पैंडेमिक। तो एक तो नॉलेज की, जनरल इंश्योरेंस की नॉलेज भी बढ़ी है, हेल्थ इंश्योरेंस की नॉलेज बढ़ी है, और साथ में जिन लोगों की इंश्योरेंस थी उनको काफी लोगों ने सम इंश्योर्ड पे भी अपना रिव्यू किया है। जैसे फ्लोटर इंश्योरेंस कवर होता है फैमिली के लिए, कई लोगों ने 1 लाख का कवर लिया था, 2 लाख का कवर लिया था, उन्होंने भी अपना वो रिव्यू किया है एंड इंक्रीज किया है सम इंश्योर्ड। काफी नए प्रोडक्ट्स भी आए हैं इस दौरान, जैसे कोरोना रक्षक, कोविड रक्षक की पॉलिसीज, और बहुत एड ऑन कवर्स भी आए हैं। एक बहुत इम्प्रूवमेंट हमने देखा है पैंडेमिक की वजह से कि डिजिटल इंश्योरेंस में बहुत बढ़ोतरी हुई है, कि लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग पॉलिसीज ऑनलाइन। हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत बड़ी है इसके कारण। अदर इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं जनरल इंश्योरेंस सेक्टर ने, जैसे ओपीडी ऑप्शंस दिए हैं, फिर कैशलेस एवरीवेयर का ऑप्शंस दिए हैं, इस सब के अवेयरनेस भी बढ़ी है बहुत लोगों में इन सभी के कारण। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य पॉलिसी है, उसकी वजह से भी काफी लोगों को अवेयरनेस आई है। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही जरूरी है, बिकॉज काफी फैमिलीज हैं जो इंडिया में एक ही, दे आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम, वन इलनेस अवे फ्रॉम द पॉवर्टी लाइन। एक बड़ी इलनेस आ जाती है तो बहुत खर्चा हो जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से इसमें काफी फैमिलीज को रिलीफ मिलती है। तो पैंडेमिक के बाद हमने देखा है कि काफी अवेयरनेस बढ़ी है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो आप ये कह रहे हैं कि अवेयरनेस बढ़ी है और हम ये चाहते हैं अवेयरनेस थोड़ी और बढ़े। ये सिर्फ बात कंपनीज़ के प्रोडक्ट की नहीं है, बल्कि आपकी सिक्योरिटी की भी है, हेल्थ सिक्योरिटीज़ की भी है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इसके बारे में जानना, समझना। मेरे साथ स्टूडियोज़ में जो 3 मेहमान हैं, एक बार फिर से उनका इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मेरे बिल्कुल साथ में बैठे हैं अमिताभ जैन, जो कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के COO हैं, और साथ ही मेरे साथ जो मिडिल में बैठे हैं वो हैं मयंक जी, वो आदित्य बिरला हेल्थ से हैं, और साथ ही बिल्कुल आप कॉर्नर में जो देख रहे होंगे वो है मिस्टर शशिधरन नायर, जो कि जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ऑफ इंडिया से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने आज समय निकाला। पहले तो इसके लिए बहुत शुक्रिया। सैटरडे के दिन मैं समझ सकता हूँ कि समय निकालना ही अपने आप में बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आपने निकाला, इसके लिए बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी, मैं पहले आपसे शुरू कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है ना कि आपको, जैसे मैं अभी स्टार्टिंग में नीरज से बता रहे थे, कोविड ने एक नया फेज़ आपको दिया। जब तक आपके घर में कोई बीमार नहीं होगा ना, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस की कीमत समझ नहीं आती है, आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती है। क्या सबके घर में बीमार होना ही ज़रूरी है? क्या उससे पहले नहीं जा सकते हेल्थ इंश्योरेंस के लिए? ये क्यों नहीं है फेज़ इंडिया के अंदर, ये गैप क्यों है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं समझता हूँ कि कोविड के बाद जो एक बूस्ट मिला था, अब फिर से एक बूस्ट की ज़रूरत है, और मीडिया की एक अहम भूमिका तो है ही जागरूकता बढ़ाने में। पर जो 3 स्तंभ हैं इंश्योरेंस को आगे बढ़ाने में, एक है अवेयरनेस, फिर है एक्सेस और अफोर्डेबिलिटी। तो हम एक जागरूकता की बात करें, एक पहुंच की बात करें, और एक किफ़ायती दर पे इंश्योरेंस मिले उसकी बात करें। तो मगर एक बात जो एक बहुत ज़रूरी बात जो आपने कही कि लोगों को उसका अनुभव क्यों नहीं होता है, वो क्यों नहीं, उनको ऐसी ज़रूरत महसूस होती है कि भाई मुझे एक हेल्थ बीमा की ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि आज एक बहुत अहम हिस्सा जो इंश्योरेंस का है वो कवर्ड नहीं है, वो है आउट पेशेंट सर्विसेज, आउट पेशेंट कवरेज। भारत में आप देखें तो ज़्यादातर जो बीमा आज हो रहा है वो इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन का बीमा हो रहा है, और ज़्यादातर शुरुआत एक आउट पेशेंट से शुरुआत होती है, ओपीडी से शुरुआत होती है, राइट। तो उसको बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर जो छोटा छोटा खर्चा लगा रहता है, और कई बार उस खर्चे की वजह से लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, और फिर वही बीमारी एक बड़े रूप में, बड़े स्वरूप में आगे एक हॉस्पिटलाइजेशन के तरह आ जाती है। तो इसके 2 फायदे हैं। एक तो बीमा बढ़ेगा, लोगों की जागरूकता बढ़ेगी, लोग उसको अपनाएंगे क्योंकि उनको एक डायरेक्ट बेनिफिट दिखेगा, और दूसरा सही टाइम पे अगर इलाज होगा तो जो बाद में एक सिवियरिटी जो बढ़ के आती है हॉस्पिटलाइजेशन के तौर पे, वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। आप ये कह रहे हैं कि जो ओपीडी वाला हिस्सा है वो सबसे बड़ा चेक पॉइंट है। हाँ, वहीं से हेल्थ इंश्योरेंस का और वेलनेस हाँ, क्योंकि अगर आप जुड़े रहेंगे अपने कस्टमर के साथ, अपने ग्राहक के साथ, तो आप उसको प्रेरित कर सकते हैं अच्छी हेल्थ रखने में।
आप उसको इंसेंटिवाइज कर सकते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स के जरिए। आप देखें बाहर के मार्केट्स में रिवॉर्ड्स ऑन बेटर हेल्थ बहुत एक अहम हिस्सा है सारे इंश्योरेंस के को बढ़ाने में, जिससे कि एक अच्छी हैबिट्स को हम डेवलप कर पाएँ, लोगों में उनको इन्फ्लुएंस कर पाएँ अपनी हेल्थ का ख्याल रखने के लिए। और दूसरा एक मुझे लगता है कि एक्सेस, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो अब हमें भारत की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक आप देखें 6 करोड़ लाइव्स ही रिटेल इंश्योरेंस से जुड़ी हुई हैं आज भी। आज हम जो कोविड के बाद पहुँचे हैं 6 करोड़ लाइव्स ही जुड़ी हुई हैं। अगर हम PMJY स्कीम को अलग करके देखें तो रिटेल इंश्योरेंस अभी भी काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड है और सिर्फ 6 करोड़ लाइव्स वहाँ पर। ये कितना गैप है अमिताभ जी इसके अंदर? अगर मैं सरकारी स्कीम्स को हटा भी दूँ तो कितना गैप तो है? एक जो आंकड़े आते हैं उसमें लगभग 30 से 40 करोड़ लोग अभी भी इंश्योरेंस से वंचित हैं। अगर हम गवर्नमेंट स्कीम्स, PMJY और जो रिटेल और ग्रुप इंश्योरेंस के द्वारा कवर्ड लाइव्स हैं उनको देखें, और इसको आपने कई बार सुना भी होगा कि मिसिंग मिडिल के तौर पे इसको बोला जाता है, और उसको कवर करने की बहुत ज़रूरत है। और IRDA के द्वारा भी हम सबको बार बार यही मैसेज आ रही है कि भाई इसको आप देखिए कैसे कवर करना है, और उसके लिए किफ़ायती होना बहुत ज़रूरी है। मालती जायसवाल मैडम हैं सीनियर कंसल्टेंट वर्ल्ड बैंक के साथ। मैडम, आपसे ही समझना चाहेंगे, जब मिसिंग मिडिल की बात हो रही है तो कैसे मिसिंग मिडिल जो एक बड़ा तबका है जिसको सरकारी पॉलिसी के अंदर भी वो शामिल नहीं है और अलग से इंश्योरेंस भी नहीं ले सकता क्योंकि बहुत महंगा हो जाता है, तो उसको कैसे शामिल किया जा सकता है? मिसिंग मिडिल को इंश्योरेंस के दायरे में कैसे लाया जा सकता है? देखिए कि मिसिंग मिडिल की बात बहुत दिनों से हो रही है और आई थिंक स्टार हेल्थ के CEO ने भी बात करा। मिसिंग मिडिल को कवर करने की बहुत सारी तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि गवर्नमेंट एक्सपैंड कर दे PMJ को, वो लोग कवर हो जाएं। दूसरा ये हो सकता है कि उनको पेमेंट बेसिस पे कवर करा जाए, जैसे कि कुछ स्टेट्स कर रही हैं, जैसे हिमाचल है या राजस्थान है या कर्नाटका है, कि वहाँ पे जो PMJ का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो खुद पे करके दे कैन गेट कवर्ड लाइक दैट। तो एक सेकेंड ऑप्शन ये है। थर्ड ऑप्शन ये है कि वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री कोई एक प्रोडक्ट जो PMJ से वो क्यों नहीं बाय करते हैं, वाई आर दे मिसिंग, वाई दे डोंट बाय, बिकॉज उनको अफोर्डेबल प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। तो अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट लाए जो कि PMJ के का काइंड ऑफ क्लोन हो सकता है ताकि उसकी अफोर्डेबिलिटी रहे, तो थर्ड ऑप्शन ये हो सकती है। फोर्थ ऑप्शन ये भी हो सकती है कि जैसे ग्रुप बेसिस पे क्योंकि जब इंडिविजुअल बेसिस पे, जैसे इन्होंने बताया कि रिटेल में सेगमेंट में बहुत कम लोग हैं, उसमें क्योंकि बहुत सारे इफ्स एंड बट्स एंड और अंडरराइटिंग कंसिडरेशंस रहते हैं, तो ग्रुप बेसिस पे अगर मिसिंग मिडिल को कवर करा जाए, इवन ऑन ए रेगुलर प्रोडक्ट बेसिस, जो आरोग्य एक जो कॉमन प्रोडक्ट है इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, तो वो भी अफोर्डेबल बनाया जा सकता है। तो आई थिंक जो मिसिंग मिडिल को कवर करने का जो की पॉइंट है, अफोर्डेबिलिटी है, वो प्रोडक्ट अफोर्डेबल हो और वो कवरेज सब्सटैंशियल हो, मतलब वो एक कवर जो हो रियल मायने में कुछ कवर हो, जैसे 5 लाख PMJ देता है, तो एटलीस्ट टू दैट एक्सटेंट इट शुड बी देयर। That's my initial comment. So एक डेटा मैं शेयर करना चाहूँगा, IRDA का डेटा है FY23 का। हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम कलेक्शन है वो करीब 90,000 करोड़ हुआ FY23 में, जो करीब 22% बढ़ा है, लेकिन नंबर ऑफ लाइफ्स जो है वो केवल 2.5% ही बढ़ी है। तो मयंक सर, मैं आपसे यही समझना चाहूँगा इसके पीछे क्या वजह है? प्रीमियम बढ़ता जा रहा है। अभी हम एक सीनियर सिटीजन की मैं आपको और एक बाइट बेल्ट बताऊंगा जहाँ पर ज़्यादातर लोगों का यही कंप्लेन था कि प्रीमियम हमारा बढ़ता जा रहा है। तो इसमें क्या कोलैबोरेशन हो सकता है हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनियों का, जहाँ पर आप नंबर ऑफ लाइफ भी जो है वो बढ़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर कर पाए? अनुराग, ये बहुत आपने इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। देखिए, इंश्योरेंस जो बिज़नेस है ये फंडामेंटली एक सब्सिडाइजेशन का बिज़नेस है, विच मीन्स कि एक जो सेगमेंट है इसमें वो सब्सिडाइज़ करेगा दूसरे सेगमेंट को। जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे जिनको कोई हेल्थ कंडीशंस हैं, उनकी प्रीमियम अगर हम केवल उनके हिसाब से करेंगे तो अफोर्डेबल नहीं होगी, उनके हेल्थ के हिसाब से। तो जो यंग और हेल्दी हैं, इंडिया में आज के दिन 65% पॉपुलेशन 35 साल से नीचे की है। अगर ये सेगमेंट अगर इंश्योरेंस में नहीं आएगी तो हमारी जो कवरेज है, अगर वो केवल 35-40 साल के ऊपर के कस्टमर सेगमेंट की रहेगी, तो प्रीमियम तो ज़रूर
एक प्रेशर में रहेगी कि हम उसमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले है कि हम यंग और हेल्दी जो हमारे हैं 35 साल से नीचे, उनको कैसे इंश्योरेंस में लेके आएँ, वो सबसे पहले हमें सॉल्व करना है। दूसरा हमें ये सॉल्व करना है कि जैसे जैसे ये पेनिट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे जो कॉस्ट, जो आपको एक एडवांटेज मिलता है लार्जर वॉल्यूम का, वो हमें मिलेगा। तीसरा है कि हमें, जैसे आज अगर आप देखें, आपने चूँकि आप प्रीमियम की आपने बात की कि क्यों बढ़ रहा है, आज हमें एज एन इंडस्ट्री फ्रॉड, वेस्ट, अब्यूज़ का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। कहते हैं कि करीब 15 से 20% कई बार प्रीमियम जो हमारे क्लेम होते हैं उसमें शायद फ्रॉड, वेस्ट, अब्यूज़ हो सकता है। तो हम कैसे उसको कम करें, जितना जितना हम कम करेंगे वो प्रीमियम की अफोर्डेबिलिटी उतनी उतनी बढ़ते जाएगी। एंड फाइनली जितना कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा उससे, जैसे अभी अमिताभ जी ने भी कहा कि अगर हम पहले लोगों को अर्ली पकड़ लें, अर्ली उसका मेडिकल ट्रीटमेंट हो जाए, तो जो बाद में जो कॉस्ट बढ़ता है वो धीरे धीरे कम होगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हर कस्टमर ये चाहेगा कि बेस्ट ट्रीटमेंट मिले उसको, उसमें वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है। तो लेकिन अगर हम बेस्ट ट्रीटमेंट देंगे तो उसकी अफोर्डेबिलिटी एक वॉल्यूम से, एक लार्जर नेगोशिएशन से, अभी जो हमारी इंडस्ट्री की तरफ से बातचीत चल रही है कि हम कैशलेस एनीवेयर कर लें, उसमें लोगों को बेटर रेट मिलेगा बिकॉज वो नेगोशिएटेड रेट्स होते हैं पहले से हॉस्पिटल के साथ। बट फाइनली हमें ये कोशिश करना है कि हम जो हमारी यंग सेगमेंट है उसको हम लेके आए इंश्योरेंस में, बिकॉज वही हमें हेल्प करेगा इवन सीनियर्स की प्रीमियम को कम करने में। ठीक है मिस्टर नायर, एक सवाल मैं आपसे भी लूँगा। पहले तो शुक्रिया, आपने आज टाइम निकाला हमारे लिए। जब भी हम पॉलिसी लेने आते हैं, मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, उसमें दूसरे का तो क्या बोलना, अपने एग्जांपल से बताता हूँ। जब भी हम पॉलिसी लेने के लिए जाते हैं तो हम पहले ये पूछते हैं अच्छा भैया फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, तो हमको फैसिलिटीज़ गिनवाता है। फिर हम लास्ट में पूछते हैं इसके पैसे कितने हैं, तो उसने बोला कि अगर सर ये वाला प्लान ले लोगे तो 15,000 रुपये का है, ये वाला प्लान लोगे तो 25,000 का, ये और 65,000 रुपये का। हम क्या करते हैं, बीच का रास्ता निकाल लेते हैं और 25,000 रुपये वाला 20,000 वाला प्लान ले लेते हैं। ये सही तरीका है पॉलिसी लेने का, या फिर पूरा अपने घर की पोजीशन देखते हुए, अपनी हेल्थ की पोजीशंस देखते हुए, अपनी फैमिली हिस्ट्री, इलनेस को देखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए लेना चाहिए, या फिर पैसों से कैलकुलेट करना चाहिए? अमूमन ज़्यादातर लोग पैसों से कैलकुलेट करते हैं कि मेरे को ये वाला बीमा दे दो। तरीका क्या है, सही तरीका क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, दे लुक एट द मनी, अफोर्डेबिलिटी इज अ फैक्टर। सेकंड, व्हाट यू सेड द सेकंड पार्ट, जरूरी है कि यू हैव टू लुक एट योर ओन एज, फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। नॉर्मली बीमारी हो सकती है बट एडवांस एज में यू विल हैव कोमॉर्बिडिटी हो सकता है, उससे चांसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन में बी मोर। तो ये सब देखते हुए सब इंश्योरेंस ऑप्ट करना चाहिए। मिनिमम सब इंश्योरेंस हो सकता है 2 लाख, बट द रिक्वायर्ड सब इंश्योरेंस मैं बताऊंगी 5 लाख होनी चाहिए फॉर ए फैमिली के लिए। उसी जरूरी है। सो सिर्फ कॉस्ट लेके लेना नहीं चाहिए पॉलिसी। यू शुड लुक एट योर फैमिली, कितने यंग पॉपुलेशन है हमारे फैमिली में। सपोज आप फैमिली में आपको पेरेंट्स को भी कवर कर रहे हो तो सब इंश्योरेंस और जरूरी है, तो उसमें कॉस्ट बढ़ सकता है। लेकिन एनी क्लेम, कोई बीमार नहीं पड़ना चाहता, कोई हॉस्पिटल जाना नहीं चाहता, एक क्लेम आपका सेविंग्स इफेक्ट होता है। आप पैसा रखा हुआ है कोई माइलस्टोन के लिए, मे बी चिल्ड्रंस एजुकेशन, मे बी ए बिगर हाउस, मे बी चाइल्ड्स मैरिज इट में हैपन इन फ्यूचर, ये सब इफेक्ट होता है। सो वन शुड नॉट लुक एट ओनली द प्रीमियम, वन शुड लुक एट एवरीथिंग एंड देन नॉट फॉर ए सब इंश्योरेंस। मतलब आप ये करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ों को चेक करना चाहिए। खाली प्रीमियम एक पार्ट हो सकता है उसका, बट इसके अलावा और सारी फैसिलिटीज़ भी इसके अंदर काउंट होनी चाहिए। मेरे साथ भवतोष मिश्रा जी भी हैं, बूपा हेल्थ इंश्योरेंस से हैं। मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला। मैं ना सर एक और बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। मैं सारे वही क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ जो लोगों के आम क्वेश्चंस हैं, और जब भी किसी इंश्योरेंस एजेंट के सामने बैठते हैं तो यही क्वेश्चन वो पूछते हैं। तो आप थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे और थोड़ा वैलिडेट भी हो जाएगा, इसलिए वही क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। पॉलिसी के अंदर क्या कवर है और क्या कवर नहीं है, इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? क्या कवर नहीं है ये जरूर पूछना चाहिए उनसे हमें। ये तो कोई नेशनल लेवल के बड़े ट्रिकी एग्जाम का सबसे ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन जैसा ऐसे जैसे मुझे बांध लिया कि मैं सवाल का जवाब ए दूं या बी दूं, शायद दोनों ही सही निकले या शायद दोनों ही गलत निकले। इसका मैं सीधा जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैं इस तरह से जवाब देने की कोशिश करता हूं कि जो एक्सक्लूजन्स हैं पॉलिसी जो कवर्ड नहीं है, उसमें इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने बहुत सारा काम ऑलरेडी किया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे जो बीमा की जो पॉलिसी वर्डिंग बोलते हैं, जो पॉलिसी बॉन्ड, वो स्टैंडर्डाइज है। उसमें जो डेफिनेशन, जो संज्ञा यूज होते हैं विभिन्न शब्दों का, वो डिफाइंड है ऑलरेडी।
वो किसी कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट या पॉलिसी खरीदें, वैसे ही जो एक्सक्लूजन के वर्डिंग, और ज्यादातर मैं ये कहूंगा कि सारे के सारे नहीं बट मोस्ट ऑफ द एक्सक्लूजन जो है वो स्टैंडर्डाइज किए हुए हैं। तो उसमें एक फायदा ये होता है कि विभिन्न प्रोडक्ट को अगर कस्टमर देखे तो उसमें एक्सक्लूजन में बहुत ज्यादा तब्दीलियां नहीं होती, चेंजेस नहीं होते हैं। तो उस वजह से शायद मैं ये बोलना चाहूंगा कि क्या कवर्ड है उस प्रोडक्ट में देखें, क्योंकि एक्सक्लूजन अक्रॉस प्रोडक्ट्स हल्का फुल्का थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है बट कवरेज में बहुत ज्यादा फर्क आ सकता है। और आपकी जो नीड है, जैसे शशि जी बता रहे थे कुछ समय पहले, उसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूँ कि आप कहाँ रहते हैं वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ये जानने में कि आपको कितनी सम इंश्योर चाहिए। क्योंकि अगर आप दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में रहते हैं, ऐसे जगहों में मेट्रो में रहते हैं और आप सेम वायरल फीवर के लिए या डेंगू के लिए भी अस्पताल जाते हैं, एडमिट होते हैं, या फिर आप मेरठ में रहते हैं, भुवनेश्वर में, पटना में रहते हैं, तो उसमें जो एवरेज क्लेम साइज जितना खपत होता है, खर्चा होता है उस ट्रीटमेंट में, वो बहुत बहुत अलग होता है। आप एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में टर्शियरी केयर में जाते हैं या छोटे नर्सिंग होम में जाते हैं, उसमें भी खर्चे का बहुत फर्क अंतर देखा है हमने। और हेल्थ जो केयर डिलीवरी हमारे देश में वो बहुत डाइवर्स है, बहुत फ्रेगमेंटेड है। बड़े ग्रुप्स ऑफ हॉस्पिटल्स लिमिटेड हैं बड़े शहरों में, लेकिन ज्यादातर हिंदुस्तान, ज्यादातर जो हेल्थ केयर हमने देखा है वो छोटे और मध्य वर्ग के जो अस्पताल, नर्सिंग होम होते हैं वहां से केयर मिलता है। तो आप कहाँ रहते हैं उसका भी एक बियरिंग रहता है, क्योंकि सेम डेंगू ट्रीटमेंट इन दिल्ली, मुंबई आपको 2 लाख से 3 लाख खर्चा आ सकता है, जो कि भुवनेश्वर, पटना, मेरठ और कोयम्बतूर में शायद कम खर्चा हो, लाख रुपए से भी कम हो सकता है। कवरेज के मामले में दूसरे पैनलिस्ट ने भी कहा कि आपको क्या चाहिए वो डिपेंड करता है, आप अपने लिए ले रहे हैं, अपने परिवार के लिए ले रहे हैं, परिवार में किस किस के लिए ले रहे हैं। जैसे अगर आप अपने लिए और अपनी पत्नी या पति के लिए ले रहे हैं, उसका एक जो रिक्वायरमेंट अलग होता है। जैसे आप अगर 25-30 साल के हैं तो शायद मैटरनिटी एक कवरेज आपको चाहिए, लेकिन अगर आप 45-55 के हैं तो शायद आपको ओपीडी भी चाहिए, क्योंकि उस उम्र के बाद आपको ज्यादा खर्चे ओपीडी में भी आने लग जाते हैं। क्या आप अपने परिवार में पेरेंट्स को कवर कर रहे हैं, माँ बाप को, क्या अपने बच्चों को कवर कर रहे हैं? सो ये सब कंसिडर करें जब आप बीमा ले रहे हैं, बीमा राशि कितनी चाहिए, और उसके बाद देखें कि कवरेज में क्या क्या बेनिफिट चाहिए। आज के दिन में जो सैकड़ों पॉलिसी अवेलेबल है मार्केट में, हर पॉलिसी में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा, कुछ ना कुछ अलग दूसरे पॉलिसी से रहता है। कवरेजेस इतने वेरिड हो चुके हैं, हॉस्पिटलाइजेशन, प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, मॉडर्न ट्रीटमेंट, एयर एम्बुलेंस, नॉर्मल एम्बुलेंस, वेलनेस बेनिफिट्स, ओपीडी बेनिफिट्स, तो ये बहुत सारा जो है कवरेज अवेलेबल। तो आपकी जो नीड है, नीड के हिसाब से सम इंश्योर का चयन करें, नीड के हिसाब से प्रोडक्ट का चयन करें, और नीड के हिसाब से कंपनी का भी चयन करें, क्योंकि विभिन्न कंपनियों के प्रोडक्ट और सर्विसेज कुछ कुछ अलग होते हैं। और एक्सक्लूजन, एक स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन एक बार जरूर ध्यान दें, क्योंकि यही एक चीज है जो क्लेम्स के वक्त में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर हम पहले यही से सर, जब भी हम, क्योंकि ज्यादातर लोग की जो क्वेरी आती है उसमें यही आता है कि हमने पॉलिसी तो इतनी ली थी लेकिन क्लेम इतना मिला नहीं। मैंने एक और अभी आपको एक सीनियर सिटीजन्स है उनका जुड़ा हुआ भी एक बड़ा मुद्दा है, तो पाक में जाके बहुत सारे सीनियर सिटीजन से बात करी और उनसे समझने की कोशिश करी कि वो क्या सोचते हैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के बारे में। आइए सुनते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस देखो अच्छा है, हेल्थ इंश्योरेंस क्योंकि अपने ही लिए है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस तब तक अच्छा है जब तक आप बीमार नहीं होते। लेकिन जैसे ही आप बीमार होते हैं तो आपको जो भी रिटर्न मिलता है वो तो ठीक है, लेकिन आपका प्रीमियम बढ़ जाता है। मैं जब शुरू किया हेल्थ इंश्योरेंस तो 21,000 था, लेकिन मेरे वाइफ की एक सर्जरी हो गई, उसके बाद मेरा ब्रेन हेमरेज हो गया, तो इंश्योरेंस 77,000 पहुँच गया। तो तब से मेरा उस पर से विश्वास उड़ गया। अभी मैंने क्या किया, हेल्थ इंश्योरेंस इतने साल 15 साल लिया था, अभी बंद कर दिया। अभी मेरे खुद के पैसे मैंने इन्वेस्ट किए, उस पर मुझे 7.9% ब्याज मिलता है। जितना प्रीमियम भर रहा था उससे ज़्यादा मैं कमा रहा हूँ। बीमार पड़ गया तो वो पैसा यूज़ करूँगा, नहीं बीमार पैसा तो मेरा पैसा बढ़ते रहेगा। मेरा एक्सपीरियंस यही है कि इंश्योरेंस वाले लोग फिक्स करते हैं कि आपको इस बीमारी के लिए इतना ही मिलेगा और फलाने हॉस्पिटल में ही है फिक्स। ये क्यों?
मेरा नियरेस्ट हॉस्पिटल जो होगा, मुझे जहाँ मर्जी होगी वहाँ जाऊँ और तुम वहाँ दो पैसा। लेकिन ये लोग फिक्स करते हैं कि मुझे ये, मैं अभी आई हॉस्पिटल में गया, यहाँ पर कोई आई हॉस्पिटल में कवरेज नहीं था, मुझे जाके मलाड में कराना पड़ा और वहाँ पर उनका, मेरा वाइफ का 65,000 उन्होंने चार्ज किया और कंपनी वालों ने, इंश्योरेंस कंपनी वालों ने फिक्स कर दिया अब तुमको 45,000 देना पड़ेगा, दूंगा। और उन्होंने दिया 45,000, लेकिन 20,000 तो मेरे को लगा, पैसा तो मैं पूरा ही का भर रहा था इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस कवरेज तो मैं पूरा का ही दे रहा था। इसके बारे में किसी ने कोई नहीं सोचा। ये गलत है और ये भी गलत है कि कोई हॉस्पिटल फिक्स करना क्यों। हेल्थ इंश्योरेंस इज ए गुड, अच्छी चीज़ है सभी लोग के लिए। मैं कई बार सर से हेल्थ इंश्योरेंस करते आया हूँ और वो बहुत, फैमिली का भी जब तक सर्विस में था तब तक वो बहुत हेल्पफुल हो गया है टैक्स बचाने में। फिर क्या कुछ क्लेम भी मिला है मेरे को। अभी फ़िलहाल आफ्टर रिटायरमेंट और रिटायर होने के बाद सडनली वो जो सीनियर सिटीजन के लिए वैट ये सब प्रीमियम जितना बढ़ाया, इट इज़ नॉट एफोर्डेबल कंपेयर टू अवर अर्निंग। जो है FDR है, इंटरेस्ट जो है वो परमिट नहीं कर रहे हैं कि इतने प्रीमियम दे सके। इसलिए हम लोग कई चीज़ पर प्राइवेट सेक्टर में भी गया। प्राइवेट सेक्टर ने वो सर्टेन इंश्योरेंस वाला एज लिमिट नहीं रखता है, कुछ भी कर लेता है। बट मेरा कहना है कि गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ सोच के सीनियर सिटीजन के लिए कुछ कंसेशन देना चाहिए, या फिर GST बोलो, क्या सर्विस टैक्स है, वॉट एवर थिंग्स आर देयर, एटलीस्ट वो कंसेशन देने से क्या, अभी 1 लाख तक प्रीमियम देगा, एटलीस्ट 30-40% डिस्काउंट देगा ना, तो हम लोग को प्रीमियम में बहुत सुविधा अच्छा मिलेगा। और पर्टिकुलरली बीमार कभी से नॉर्मली 60 के बाद में आदमी लोग बीमार हो जाते हैं। आदमी लोग ऐसे, ठीक है, सभी लोग एक ही तरह का नहीं रहते हैं, कोई एक्टिव रहते हैं, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस के कुछ हेल्थ में योगा करके कुछ हेल्थ मेंटेन करते हैं, लेकिन नहीं करते, उनके लिए प्रीमियम भरना बहुत मुश्किल है। और BPL के तो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाला ना, अप टू 5 लाख तक फ्री है। तो हमने पर्टिकुलरली सीनियर सिटीजन के लिए कंसिडरेशन करना चाहिए, गवर्नमेंट थोड़ा प्रीमियम के बारे में सपोर्ट देना चाहिए। देखिए, जिस तरह से सर लोग बोल तो रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम देती है, लेकिन शिकायत रहती है कि थोड़ा क्लेम कट जाता है। तो क्या चीज़ें ऐसे ध्यान रखनी चाहिए जो क्लेम लेते समय, उनको पॉलिसी लेते समय रहे कि भैया क्लेम पूरा का पूरा मिलेगा? सर ये मैं आपसे पूछूंगा। और आपसे सर दूसरा, सीनियर सिटीजन की आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ रही है? पहले आपसे सर। देखिए, जैसा कि हमने पहले भी सुना कि ये जब आप बीमा खरीद रहे हैं उस समय ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कवरेज क्या है। और ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये स्वास्थ्य का मामला है, तो जो भी जानकारी आपको है अपने स्वास्थ्य के बारे में, उसको सही तरीके से प्रपोज़ल के द्वारा कंपनी को बताएं। क्योंकि कई बार ये होता है कि आपको पता है कि आपको एक कंडीशन है जिसको प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन बोलते हैं और आपने उसको नहीं बताया, तो एक कवरेज जो आपको मिल सकती थी आप उससे वंचित रह जाते हैं। तो मेरा यही कहना होगा कि ट्रांसपेरेंटली अगर आप बताएंगे कंपनी को कि मेरी क्या समस्याएं हैं और उसके हिसाब से कवरेज लेंगे, और थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे कि क्या कवर्ड है, क्या नहीं है, क्या डिडक्टेबल है, क्या कोपे है। क्योंकि कई बार ख़रीदते समय कई बार ये चीज़ें नज़रअंदाज हो जाती हैं कि भाई अगर एक कोपे है तो इतना % जो है वो मुझे देना है। अब वो पॉलिसी का प्रीमियम उस तरह से तय किया गया है क्योंकि सारी कवरेज और उसका प्रीमियम उसी तरीके से एक्चुरीज़ के द्वारा तय किया जाता है, और जिसको कि IRDA भी एक बार चेक करके फिर ही अप्रूवल प्रोडक्ट को देती है, राइट। और अभी भी सारे प्रावधान हैं कि क्लेम के बेसिस पे हम प्रीमियम नहीं बढ़ा सकते। मैंने सुना एक सज्जन बोल रहे थे कि क्लेम लेने के बाद मेरा प्रीमियम बढ़ गया। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऐसे रेगुलेशंस हैं कि आप एक क्लेम लेने के बेसिस पे कंपनी प्रीमियम नहीं बढ़ा सकती है हेल्थ में। तो ये सब जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है। और सर इसी में जो आपने बताया कि आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वगैरह बताना है, तो मोरिटोरियम का जो 5 साल का वक्त है वो अगर चला गया और उसके बाद आपने नहीं भी बताई है, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम देगी? क्योंकि 5 साल मोरिटोरियम चला गया। वो बिल्कुल, ये जो अभी नया प्रावधान आया है 8 साल से जो 5 साल किया गया है, उसमें वो तो बहुत अच्छा है ग्राहकों के लिए। खाली अगर फ्रॉड है
या कंप्लीट मिसरिप्रेजेंटेशन, इस तरह की कोई बात है, तभी उसके बाद ऐसी स्थिति बन सकती है कि मोरेटोरियम के बाद ना मिले। मगर अदरवाइज फॉर अ जेन्युइन क्लेम इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम तो देना होगा। ठीक सर। अनुराग जी देखिए, हमारे जो इंडियन रेगुलेशंस हैं उसमें कस्टमर के लिए 2-3 बहुत अच्छे प्रावधान हैं। एक ये है लाइफ लॉन्ग गारंटीड रिन्यूएबिलिटी। आपने एक बार अगर ले लिया इंश्योरेंस तो आपको डिनाई नहीं किया जा सकता आगे आपका क्लेम आए या नहीं आए। दूसरी चीज़ ये है, जैसा अमिताभ जी ने कहा, कि आपकी प्रीमियम जो है आपके क्लेम्स के बेसिस पे नहीं बढ़ाई जा सकती है। उस पूरे जैसे एज कोहॉर्ट हुआ या उस सम एश्योर्ड जो कोहॉर्ट होता है उस पर अगर बढ़ रहा है तो सबके लिए बढ़ेगा। मैंने क्लेम किया, किसी और ने क्लेम नहीं किया तो मेरे लिए नहीं बढ़ेगी, अगर बढ़ना है तो सबके लिए बढ़ेगी। दूसरा ये है। और तीसरा, जैसे आपने बताया मोरेटोरियम का पीरियड है, मेरा यही सजेशन एक और है जो अमिताभ जी से कहा उसके अलावा, एक कि आप, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आपके प्रोडक्ट्स में क्या चीज़ एक्सक्लूडेड है, प्लीज़ उसको ज़रूर पूछिए। अगर मेरे से अगर आप ये पूछेंगे कि आप क्या चीज़ पहले पूछे, मैं बोलूँगा क्या कवर्ड नहीं है ये मुझे पहले बताइए, ताकि मुझे मालूम हो कि मैं क्या चीज़ के लिए आगे कवरेज नहीं मिलूँगा। और उसको जानते हुए अगर आप कैशलेस में जाएंगे, मेरी रिक्वेस्ट यही है, और आज हमने अभी एज एन इंडस्ट्री कैशलेस एनीवेयर की सहूलियत चालू कर दी है, उसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके जो कुछ प्रॉब्लम्स हमने सुने वो करीब करीब एलिमिनेट हो जाएंगे। और लास्ट पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगा सीनियर सिटीजन्स के लिए इन पर्टिकुलर, अफोर्डेबिलिटी के लिए हमें थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा गवर्नमेंट की मदद से। जैसे GST है 18%, क्या हम सीनियर सिटीजन्स के लिए लोअर GST रख सकते हैं? बिकॉज 18% एक काफ़ी बड़ा, मान लीजिए, हाँ बड़ा, क्योंकि एज के हिसाब से प्रीमियम बढ़ता रहेगा। तो उनकी प्रीमियम ऑफ कोर्स ज़्यादा रहेगी एक 25 साल 30 साल के युवा के हिसाब से। और दूसरी बात यह है कि हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हमने ये भी सवाल उठाया था कि आज PMJY के अंडर में पूरा एक नेटवर्क क्रिएट किया गया है, उसमें एक रेट्स हैं, सेम रेट्स नहीं बट थोड़े से कुछ बढ़ा के, क्या वो रेट्स हम अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए लागू कर सकते हैं? तो हमारे जो कॉस्ट जो होता है उस ट्रीटमेंट का, वो अगर कम होगा तो प्रीमियम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, प्रीमियम अपने आप कम हो जाएगा। तो ये अगर हम 2-3 चीज़ें अगर हम ये देखेंगे तो हम सीनियर सिटीजन्स की जो प्रॉब्लम है जो आज जेन्युइनली वो बोल रहे हैं कि पड़ रही है, वो कम हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार वापस से मालती जी के पास ही जाऊंगा। सीनियर कंसल्टेंट हैं वो वर्ल्ड बैंक में। मालती जी, एक चीज़ बताइए, एक टोटल इंश्योरेंस के कॉर्पस में एक मिडिल क्लास आदमी, एग्जांपल के लिए 10 लाख रुपए से 12 लाख रुपए का एनुअल पैकेज वाला आदमी जो घर पे है, उसका एक हेल्थ इंश्योरेंस का कितना पैसा होना चाहिए? उसको ऑलरेडी उसने एक लाइफ इंश्योरेंस भी ले रखी है, उसको हेल्थ इंश्योरेंस में कितना पैसा डालना चाहिए? क्या रेशो होनी चाहिए? कोई रेशो है इसकी क्या? नहीं, ऐसा कोई एग्जैक्ट रेशियो नहीं है जो वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल हो, क्योंकि हर कंट्री में हेल्थ केयर एक्सपेंसेस अलग हैं, हेल्थ केयर के एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, बहुत सारे पहलू हैं जिसकी वजह से ऐसा कोई स्टैंडर्ड। मैं एक काम करता हूँ, मैं इंडिया के ही हिसाब से पूछता हूँ। से मान लीजिए से मैंने आपको एक ब्रैकेट बता दिया कि 12 लाख रुपए का एनुअल पैकेज है, 1 लाख रुपए महीना उसके घर में आती है सैलरी, प्लस 50,000 रुपये कहीं और से भी एडजस्टमेंट होता होगा, तो मोटा मोटी आप 15 लाख रुपए समझ लीजिए घर पे आते हैं। एक लाइफ इंश्योरेंस ले रखी है, उसके घर में 4 मेंबर हैं, उसको कितना हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, कितना पैसा लगाना चाहिए? क्योंकि ये बात मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बेसिक सा सवाल है। अगर आज मैं भी एक जगह पे बैठा हूँ तो मेरे पास आके पहला आदमी या ये पूछेगा, भाई साहब मेरे को बीमा लेना कितने का चाहिए? 2 लाख का लेना चाहिए कि 10 लाख का लेना चाहिए? आई थिंक ये जवाब आपके पैनल के लोगों ने काफी अच्छे से दिया है कि उनकी अपनी रिक्वायरमेंट क्या है। आपने बोला कि यंग फैमिली है, 2 बच्चे हैं, जैसा आपने बताया कि वो कहाँ रहते हैं, और उनके एक्चुअल में अफोर्डेबिलिटी की बात यहाँ पर आती है कि 5 लाख 10 लाख। और ये आई थिंक जो एक इसका जो जवाब ये है कि जो ज्यादातर लोग हैं उनको जो कवर लेना चाहिए, उनको ये पॉलिसी की टर्म्स देख के लेना चाहिए, और पॉलिसी में क्या कवर्ड है क्या नहीं ये तो देखना ही है। दैट आपने क्वेश्चन भी पूछा था बाबूतोष से कि क्या कवर्ड है क्या नहीं कवर्ड है, ये देखना चाहिए। बट उसके अलावा उनको ये भी देखना चाहिए कि उनकी अपनी अफोर्डेबिलिटी टू सेविंग्स क्या है, और उनकी अपनी अफोर्डेबिलिटी कितना डिप कर सकते हैं। और आज की डेट में मैं आपको बताऊं तो आई थिंक उसकी शायद बात किसी ने छोटे तौर पे सरसरी तौर पे करी कि एक बेस कवर है और एक टॉप अप कवर है। तो हम अपना जो कवर है उसको काफी सब्सटैंशियल कर सकते हैं। 5 लाख बेस ले सकते हैं, 10 लाख 15 लाख टॉप अप ले सकते हैं, जो कि 20-25 लाख एक नॉर्मल परिवार के लिए काफी अच्छा कवर माना जाएगा। खुदा ना खास्ता कि अगर कोई बहुत भयंकर बीमारी हो जाए तो उसके लिए अलग है, जो मेजर क्रिटिकल इलनेस है उसके लिए अलग है। तो मुझे लगता है कि ऐसे बेसिक कवर प्लस टॉप अप कवर एंड क्रिटिकल इलनेस,
अगर ये इनका कॉम्बिनेशन अगर ये यंग फैमिली ले ले तो आई थिंक दे शुड बी एडिक्वेटली कवर्ड अलोंग विद लाइफ इंश्योरेंस। अब उसमें कि कितना प्रीमियम आएगा ये, क्योंकि हर कंपनी के प्रीमियम अलग अलग लेवल के हैं और वो अलग अलग, मुझे उसका ज्यादा आइडिया नहीं है कि कितना प्रीमियम पर 100,000 कितना प्रीमियम ऑन एन एवरेज होगा। अभी एक नीति आयोग की स्टडी हुई थी लास्ट ईयर अबाउट अफोर्डेबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस फॉर द मिसिंग मिडिल। तो उसमें उन्होंने देखा कि 5-6 कंपनियों से कंपेयर करा गया इंश्योरेंस का 5 लाख का प्लान। तो आप जानिए कि वो जो रेंज था जो कवर इंश्योरेंस प्रीमियम का, वो 8,000 से लेके 25,000 तक का था। और एक इंश्योरेंस का पायलट NHA ने भी करने का लास्ट ईयर एक प्लान बनाया था, तो जिसमें भी जो इंश्योरेंस कंपनीज के जो आए थे, जो प्रपोजल्स आए थे, वो बहुत ही वेरिंग थे, 3,500 टू लेट्स से 12,000। सो इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि उनको कितना प्रीमियम असाइड रखना चाहिए। नहीं, लेकिन आपकी मैं मोटा मोटी बात समझ गया कि हाँ कैसे अपने आप को सोचना चाहिए। मैं रकम पे तो खैर नहीं आता, आपने बात क्लियर कर दी कि भी रकम डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ फैक्टर डिसाइड कर लो। फैक्टर के हिसाब से रकम अपने आप ही कैलकुलेट होके आ जाएगी भी मेरा कितना प्रीमियम बनता है। मेरे 4 क्रिटिकल फैक्टर्स हैं, 2 कम क्रिटिकल फैक्टर्स हैं और एक एबनॉर्मल है, इसको मैं हटा भी सकता हूँ। तो ऐसे में अपना कैलकुलेशंस खुद भी डाल दूंगा। इसके लिए शुक्रिया मालती जी, आपने हमको अच्छे से गाइड कर दिया। मिश्रा जी, एक क्वेश्चन मेरा और भी है, ये मैं देखिए मैं फिर से बताता हूँ कार्यक्रम में, मैं सारे वही क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ जो लोगों के आम क्वेश्चंस हैं। और उस क्वेश्चन से एक ये भी होता है जो लोग सर्विसेज में काम कर रहे हैं, उनको ऑफिस की तरफ से कॉर्पोरेट इंश्योरेंस मिलता है हेल्थ का, ये सब लोग जानते हैं। उसके बावजूद क्या उनको अपना हेल्थ इंश्योरेंस और भी लेके रखना चाहिए? क्योंकि लोगों के बीच में ये बात आती है जिस दिन नौकरी गई उस दिन तो बीमा भी गया, तो हमको फिर से बीमा लेके रखना चाहिए। फिर उनके मन में ये क्वेश्चन भी आता है कि भाई मैं 2-2 प्रीमियम क्यों भरूं, मैं तो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस का प्रीमियम भी भर रहा हूं और अपना प्रीमियम भी भरूंगा, तो मैं जिस दिन नौकरी छोड़ूंगा उसी दिन ही ले लूता हूं, पहले क्यों लूं? सर ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, जरा इसका जवाब चाहिए आपसे। बिल्कुल, इसका सरल जवाब ये है कि निश्चित रूप से लें। आप अगर कॉर्पोरेट या किसी भी एम्प्लॉयमेंट में किसी भी जगह काम कर रहे हैं जहां पे आपको अपने एम्प्लॉयर के माध्यम से बीमा, स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध हो रही है, तो निश्चित रूप से रहे। और इसके मैं 3 मेजर कारण बताता हूं। पहला, नौकरी जा सकती है या फिर आप नौकरी चेंज कर सकते हैं, शहर चेंज हो सकता है, और नौकरी चेंज होने के साथ में ही आपके कवरेजेस भी चेंज होते हैं, चाहे कभी बढ़ जाए, कभी उसमें काफी सारा रेस्ट्रिक्शन आ जाए, और ये आपके कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि ये जो कवरेज होती है वो आपकी कंपनी डिसाइड करती है इंश्योरेंस कंपनी के साथ, और उनसे अपने हिसाब से जो कवरेज चाहिए उसके हिसाब से बीमा का जो प्रीमियम कहते हैं वो मांगती है। तो ये आपके काबू में नहीं है। आपका जो अपना इंश्योरेंस होता है वो आपका अपना रिटेल पर्सनल इंश्योरेंस होता है जो आप खरीदते हैं, उसमें आपके कवरेजेस का चेंज आपके कंट्रोल में होता है, आपके कंपनी के नहीं। पहला कारण। दूसरा कारण, अभी ऐसे प्रावधान है भारत में रेगुलेटर के थ्रू से, IRDAI के माध्यम से, कि आप अगर अपने ग्रुप इंश्योरेंस में भी हैं तो उसके जो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं बेनिफिट्स अपने रिटेल प्लान में जब भी छोड़े। तो आप अगर मान लीजिए कुछ समय बिताए हैं और उसका फायदा आपको अपने नेक्स्ट रिटेल में होगा, भले ही आपके पास हो, और उसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप जब नौकरी चेंज करेंगे या आप अगर नौकरी छोड़ेंगे या रिटायर हो जाएंगे, तब जब वो कवरेज हट जाएगा तब तक आपको ऑलरेडी आपका वेटिंग पीरियड रिटेल में खत्म हो चुका रहेगा। तो उससे पूरा पहले दिन से 0 कवर में मिलता है। एंड यहाँ पे बताना चाहूंगा स्पेसिफिकली ऐसे प्लान्स डिडक्टेबल के साथ उपलब्ध हैं कि आपके अगर व्यक्तिगत बीमा ले रहे हैं, मान लेते हैं 10, 15, 20, 25 लाख का, तो उसमें जिसको हम कहते हैं डिडक्टेबल वो ले सकते हैं। आपकी अगर कंपनी प्रोवाइडेड इंश्योरेंस 5 लाख का है तो आप अपने व्यक्तिगत बीमा में 5 लाख का डिडक्टेबल ले लें या 2 लाख का डिडक्टेबल ले लें, ताकि आपका कॉम्प्रहेंसिव कवर हो जाए, दोनों चलती रहें और रिटेल आपका अपना रहे। चाहे कुछ भी हो ग्रुप इंश्योरेंस में, वो आपको कभी भी बीमा की कमी महसूस नहीं होगी जब जरूरत होगी। तीसरा कारण यह है कि इट इज वेरी अफोर्डेबल फॉर दिस सेगमेंट। ज्यादातर लोगों की जो आप बात कर रहे हैं वो यंग पॉपुलेशन इन वर्किंग इन कॉर्पोरेट्स हैं, और उनके एज में स्पेसिफिकली विद डिडक्टेबल प्लान जो प्रीमियम बहुत किफायती है, कुछ हजार रुपए में 3 साल का बीमा मिल जाता है फॉर हाई सम इंश्योर्ड। सो इट इज अ प्लान दैट इज अवेलेबल एट ए मच अफोर्डेबल रेट फॉर अ वेरी हाई
कॉम्प्रिहेंसिव कवर। सो जरूर उसका फायदा उठाएं और लें। जैसे आप सीनियर सिटीजन्स की बात कर रहे हैं, वहां पे अलग प्रॉब्लम है, वहां अफोर्डेबिलिटी की कंसर्न है। यहाँ पे इस सेगमेंट में कॉर्पोरेट एम्प्लॉय में विद डिडक्टेबल वो कंसर्न नहीं है, तो इस वजह से निश्चित रूप से लें। सिटीजन में अफोर्डेबिलिटी की इशू है। शशि सर, मैं आपसे समझना चाहूँगा, हाल के दिनों में ही आपने एक कैशलेस एवरीवेयर की शुरुआत की, तो अभी तक का किस तरह का रिस्पांस मिला है और क्या इंश्योरेंस कंपनियां और हॉस्पिटल्स अलाइन हो पा रहे हैं रेट्स को लेके? देखो, ये प्रोसेस लॉन्च हुआ जनवरी एंड में। सो फरवरी में हमने आंकड़े लिए थे, कुछ 10,000 लोगों को इसकी बेनिफिट मिली है। और इसमें क्या, इसमें पॉपुलर होने में हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी में दिस अंडरस्टैंडिंग आने में थोड़ा वक्त लग सकता है, बट इट्स डूइंग वेल। अभी हमको कॉल आते हैं रोज़, तो हम समझाते हैं हॉस्पिटल्स को भी, क्लाइंट को भी समझाते हैं, बट आगे चल के ये बढ़ेगा ही इकट्ठा और सबको इसका फ़ायदा होगा। आज ऐसा था स्थिति कि मेरा, अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी हो, मेरा पॉलिसी होल्डर को सिर्फ 10,000 हॉस्पिटल की टाइप है, आज उसको कम से कम 40,000 हॉस्पिटल की एवेन्यू ओपन है पैन इंडिया में। तो जहाँ वहाँ जाएंगे, ऐसा नहीं कि उनको इमीडिएटली इट्स ए कमिटमेंट, उनको 48 घंटे पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल है, लेकिन आपने एक इनिशिएटिव लिया है और इसका फायदा हो रहा है, इससे आगे भी होगा। सर, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक कहा कि स्टैंडर्ड रेट्स होने चाहिए वगैरह, तो क्या आपको लगता है इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है स्टैंडर्ड रेट्स? और स्टैंडर्ड रेट्स अगर हो जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनियों को कितना फ़ायदा होगा? देखिए, ये इम्प्लीमेंटेशन कितना मुश्किल है ये बोलना मैं थोड़ा ये, क्योंकि ये बहुत सारे अलग अलग तरह के हॉस्पिटल्स हैं, अलग अलग कैटेगरी हॉस्पिटल्स में। मैं फंडामेंटली क्या स्पिरिट है इस पे बोलना चाहूँगा कि आज अगर हम कोई चीज़ इंश्योर कर रहे हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि किस कॉस्ट पे हम इंश्योर कर रहे हैं। मतलब हम फाइनली इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है? इंश्योरेंस प्रीमियम होता है जो हेल्थ केयर का कॉस्ट आएगा उसको देने के लिए हम अगर उसको इंश्योर कर रहे हैं, और थोड़ा तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होता है, यही दो का मिला के इंश्योरेंस प्रीमियम बनता है। तो जितनी हमें मालूम रहेगा कि हाँ, ये प्रेडिक्टेबिलिटी जो आगे हेल्थ केयर कॉस्ट की है वो हमें बेटर होगी, तो हम इंश्योरेंस प्रीमियम बेटर प्राइस कर पाएंगे और उसकी जो बढ़ोतरी है उसमें भी हम कम कर पाएंगे। और ओवरऑल मेरा ऐसा मानना है कि एक हेल्थ रेगुलेटर की ज़रूरत है, एक कहीं किसी न किसी समय किसी तरीके से, ताकि हमें ये जो पूरा इतना बड़ा हमारा बहुत फ्रेगमेंटेड, बहुत लार्ज इकोसिस्टम है हेल्थ केयर डिलीवरी का, तो हम कैसे उसको एक मालूम रहे कि भाई सर्विस डिलीवरी जो है, क्वालिटी है, वहाँ की कॉस्ट है, इनको सबको मिला के, तो उसमें ये जो कोशिश है हमारे हिसाब से तो ये वेलकम हेल्थ रेगुलेटर की बहुत जरूरत है। हम अमिताभ जैन सर, ये जो हेल्थ रेगुलेटर तो भी कब आएगा पता नहीं, लेकिन क्या आप अपने लेवल पे भी फ्रॉड्स वगैरह पे थोड़े बहुत लगाम लगा पाए हैं? उस फ्रॉड डिटेक्शन हो रहा है जैसे, क्योंकि इंश्योरेंस एक पूल है, उसमें अगर ज़्यादा क्लेम्स हो जाएंगे तो आपको प्रीमियम बढ़ाना पड़ेगा और हर कोई उस पर इम्पैक्ट होगा। बहुत महत्वपूर्ण है अनुराग ये, क्योंकि आप देखिए इंश्योरेंस कंपनी की भूमिका क्या है? इंश्योरेंस कंपनी तो सिर्फ एक कस्टोडियन है पॉलिसी होल्डर फंड्स का। कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं लगी है जहाँ से पैसा आ रहा है और हम क्लेम दे सकते हैं, ठीक है? तो जो प्रीमियम हम सब बीमा धारकों से ले रहे हैं, उसी से हमें अपने सारे खर्चे और क्लेम, जो सबसे बड़ा खर्चा है, उसको पूरा करना है। तो उसमें जितना फ्रॉड होगा, जितना अब्यूज़ होगा और जितना वेस्टेज होगा, ये तीनों चीज़ सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है एक जेन्युइन क्लेम मिलने में हमारे ग्राहकों को। और ये जैसा कि मयंक जी ने भी पहले कहा कि इस पे लगाम लगाना और इस पे कंट्रोल करना दोनों बहुत ज़रूरी। एक तो है हार्ड फ्रॉड, जो कि हम कहें कि जहाँ पर कई बार हम पाते हैं कि बीमा किसी का है और भर्ती कोई और है हॉस्पिटल में, या भर्ती 3 दिन की है पर बिलिंग आ रही है 5 दिन की, और इस तरह के बहुत सारे हम केसेस देखते हैं। दूसरा जो है वो वेस्टेज और अब्यूज़, जो दुरुपयोग हो रहा है, जैसे अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं, ठीक है, या ज़रूरत से ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, स्मार्ट बिलिंग की जा रही है हॉस्पिटल्स द्वारा, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें जोड़ दी जाती हैं जो कि ज़रूरत या तो दी ही नहीं गई या दी भी गई तो उनको बहुत इन्फ्लेट कर दिया जाता है। तो ये सब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। देखिए, हॉस्पिटल्स और पूरे प्रोवाइडर कम्युनिटी को भी समझने की ज़रूरत है कि वही ग्राहक जब एक इंश्योरेंस के द्वारा आ रहा है या वो डायरेक्टली आ रहा है, उसका ट्रीटमेंट सेम होना चाहिए जहाँ तक भुगतान की बात है या बिलिंग की बात है, क्योंकि वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा तो आ रहा है, लेकिन वो कंपनी
उन्हीं ग्राहकों से लेके उस हॉस्पिटल को दे रही है। तो ये एक बहुत ज़्यादा जागरूकता क्रिएट करने की ज़रूरत है, और इस पे जैसा कि कहा गया कि एक हेल्थ रेगुलेटर का आना बहुत बहुत आवश्यक है। ये बहुत आवश्यक भी है, और ये तो खैर आप सबका निजी एक्सपीरियंस भी रहा होगा कि अगर आपसे डॉक्टर का उनका कोई एडमिशन डिपार्टमेंट आपसे पूछता है बीमा है आपके पास, तो फिर वो अलग लाइन ऑफ टेस्टिंग शुरू हो जाती है, और अगर आपका बीमा नहीं है तो फिर अलग लाइन ऑफ टेस्टिंग है। मैं तो कई बार हॉस्पिटल में देखता भी हूँ कि पेशेंट के नाम के सामने लिखा भी होता है कैश और एक कवर्ड है कि नहीं है, तो खैर उसका इलाज भी अलग अलग है, उसको छुट्टी भी जल्दी मिल जाती है जो कैश वाला होता है। खैर बाय द वे एक अलग चीज़ थी। एक छोटा सा मेरे को एक सवाल लेना है, मैं 30-40 सेकंड ले सकता हूँ मिश्रा जी से पूछने के लिए। सर एक चीज़ बताइए, अभी हमारे एक बुजुर्ग साहब थे जिन्होंने अभी एक बाइट में अपनी बात रखी कि भाई मैं जिस हॉस्पिटल में जाना चाहूँ उस हॉस्पिटल में जाऊँ, मैं जिस डॉक्टर से इलाज कराना चाहूँ उस डॉक्टर से इलाज कराऊँ, तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? मान लीजिए मेरा एक डॉक्टर है, वो क्लिनिक चलाता है, उसके पास 50 पेशेंट ओपीडी के अंदर हो जाते हैं, मेरा मन करता है उसी से जाके इलाज करवाने का, लेकिन मेरा बीमा है वो तो चलता फोर्टिस में है, उस क्लिनिक में तो चलता ही नहीं है, फिर क्या करूंगा मैं? तो सारे जो स्वास्थ्य बीमा है, पहला तो ये है कि कैशलेस की सुविधा हजारों हॉस्पिटल्स में उपलब्ध है, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को आप देख लें। दूसरा ये है कि रियम्बर्समेंट जो फैसिलिटी वो भी उपलब्ध है कि आप अपने मर्जी के हॉस्पिटल से, नर्सिंग होम से ट्रीटमेंट करवा के कंपनी से रियम्बर्समेंट प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री कलेक्टिवली साथ में आके जीआई काउंसिल के माध्यम से जो कैशलेस एनीवेयर जो नई जो मुहिम शुरू की है, जो सहूलियत देने की कोशिश की है कस्टमर को, उसके माध्यम से, उसके वजह से आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, देखिए 70-80% जो ट्रीटमेंट होते हैं वो प्लान्ड होते हैं, करीब ओनली 20% जो ट्रीटमेंट 20% होते हैं वो इमरजेंसी। तो अगर प्लान ट्रीटमेंट है 80%, वहां पे पहले से ही इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करें कि मैं ये हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में जा रहा हूँ, ये आपके नेटवर्क में नहीं है, मैं कैशलेस एनीवेयर की जो सहूलियत है, सुविधा प्राप्त करना चाहता हूँ, उसमें इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल से बात करके आपको कैशलेस मुहैया करवाएंगी। तो ये तीनों सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो ये रेस्ट्रिक्शन जो है, ये जागरूकता की जरूरत है, अवेयरनेस की कमी है। ये कस्टमर्स को हम साथ में मिलकर जागरूक करें कि ये एक जो हम मन में सोचा है हमने कि चैलेंज है, जैसे एक कस्टमर बता रहे थे, वो इन रियलिटी वो चैलेंज है नहीं एक्चुअली। ठीक सर, यही तो इस कार्यक्रम की खासियत है कि जो मिथ थी, जो गलत फहमियाँ थी, वो दूर हुई हैं। और मेरा तो ये भी मानना है कि बीमा ज़रूरी तो है ही है, नीयत साफ़ होना भी बहुत ज़रूरी है, और दोनों की तरफ से, ये हॉस्पिटल्स की तरफ से भी, इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से भी, और क्लाइंट की तरफ से भी। सब अपनी अपनी नीयत साफ़ करके सारा एक टेबल पे रख देंगे तो मेरे को लगता नहीं कि इतना कॉम्प्लेक्स इशू है जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। खैर, मेरे साथ पूरा पैनल तैयार है, और क्योंकि हम इस अवेयरनेस कैंप के एक पार्ट हैं, सारे मेहमान में वर्षा पार्ट है, तो हम एक काम ज़रूर कर सकते हैं चलते चलते। मैं 1, 2, 3 जब बोलूँगा तो उसके बाद में हम सब बीमा ज़रूरी है ये वर्ड इस्तेमाल करके, यानी कि नारा टाइप लगा के हम इसको बोल सकते हैं। तो मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। जो हमारे साथ ऑनलाइन है, मालती जी आप भी हमारे साथ ऑनलाइन हैं, और साथ ही मिश्रा जी आप भी ऑनलाइन हैं, आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप शरीर से नहीं है, भावनाओं से तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना ऑनलाइन, तो आप बीमा जरूरी है ऐसे ज़रूर हमारे साथ कीजिएगा। मैं 1, 2, 3 बोलता हूँ, उसके बाद शुरू करेंगे। प्रोड्यूसर साहब मेरे को बताइए, 1, 2, 3 बोलना है, शुरू करें। यस, 1, 2, 3, बीमा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा लेट आया लेकिन काम का आया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।